हमारी आज की चर्चा भारत के कृषि प्रदेशों पर केंद्रित रहेगी। कृषि प्रदेश धरातल का वह क्षेत्र होता है जहाँ लिए गए कृषि से संबंधित तथ्यों की समरूपता पाई जाती है। आमतौर पर कृषि प्रदेश के सीमांकन में कृषि भूमि उपयोग तथा फसल प्रारूप को आधार बनाया जाता है कि कृषि भूमि को का उपयोग करते हुए कौन कौन सी फसलें मुख्यतः उगाई जाती हैं। इसके अतिरिक्त फसलों का संयोजन या उनके जुताई की विधि या कृषि में प्रयुक्त होने वाले आदान यानी कि उर्वरक, कीटनाशक, यंत्रीकरण आदि की मात्रा को भी आधार बनाकर इनकी समरूपता को देखते हुए कृषि प्रदेश बनाए जा सकते हैं। तो कई तरह के आधार लेकर कृषि प्रदेशों का सीमांकन किया जा सकता है। विभिन्न विद्वानों ने भारत को कृषि प्रदेशों में बांटने का प्रयास किया अलग अलग समय में, जिनमें 1926 में सिमकिंस, 1958 में स्टाम्प, इसी वर्ष MS रंधावा, 1960 में स्पेट एवं लियरमंथ, 1968 में सेन गुप्ता एवं सदास्युक, 69 और 79 में जॉनसन, 71 में RL सिंह और 75 में जसवीर सिंह आदि का किए वर्गीकरण को गिनाया जा सकता है। सबसे पहले हम MS रंधावा का 1958 का कृषि प्रदेश वर्गीकरण लेंगे। भौतिक पर्यावरण की दशाओं में परिवर्तन, फसलों से जुड़ी विशेषताएं और पशुओं के प्रयोग के आधार पर, इन तीन चीज़ों को आधार बनाकर रंधावा ने मुख्य कृषि प्रदेशों की पहचान की थी। पशुओं का प्रयोग कितना है कृषि में, फसलों से संबंधित विशेषताएं और भौतिक पर्यावरण की दशाओं में पाई जाने वाली परिवर्तनशीलता। तो किसी भी कृषि प्रदेश का रूप या आकार, उसकी आकृति, उसका स्वरूप उसके लिए गए आधार के अनुसार बदलता है। इसलिए कृषि प्रदेश या किसी भी भौगोलिक प्रदेश का वर्णन करते हुए उसके आधारों को बतलाना आवश्यक होता है। तो रंधावा के अनुसार जो पहला मुख्य कृषि प्रदेश था वो था शीतोष्ण हिमालय प्रदेश, जो कि पूर्व से पश्चिम तक फैला है। पूर्वी भाग अपेक्षाकृत गर्म है, कम ऊंचाई, यहाँ चाय और चावल की खेती होती है, जबकि पश्चिमी हिमालय में फल, आलू, मक्का आदि की कृषि होती है। दूसरा मुख्य प्रदेश था उत्तरी शुष्क प्रदेश। ये उत्तरी भागों में पाया जाता है। पूर्वी या तटवर्ती भागों से दूर होने के कारण ये अपेक्षाकृत शुष्क है और यहाँ आर्द्र धान की अपेक्षा गेहूं की खेती की जा सकती है। वही फसल ज़्यादा है ना संभव है, उपयुक्त है। तो इसके क्षेत्र पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, दिल्ली, उत्तर पश्चिमी मध्य प्रदेश व राजस्थान है, जहाँ 75 सेंटीमीटर से भी कम वर्षा होती है। गेहूं के साथ मक्का या कपास, चना, मोटे अनाज भी उगाए जाते हैं। उस समय ऊँट की भी महत्वपूर्ण भूमिका थी इस क्षेत्र में, आजकल कम हो गए हैं। भेड़, बकरी, गधे या घोड़े आदि का भी कुछ मात्रा पाई जाती है। अगला प्रदेश है मुख्य पूर्वी आर्द्र धान प्रदेश। इसमें भारत के पूर्वोत्तर राज्य असम, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम आदि, पश्चिमी बंगाल, बिहार, ओडिशा, छत्तीसगढ़, पूर्वी उत्तर प्रदेश और उत्तरी आंध्र प्रदेश वगैरह आते हैं, जहाँ वर्षा का औसत 150 सेंटीमीटर से अधिक और जलोढ़ मिट्टी मिलती है। मुख्य फसलों में चावल, गन्ना, चाय, जूट और मुख्य पालतू पशु में भैंस है। चौथा मुख्य प्रदेश है पश्चिमी आर्द्र मालाबार प्रदेश, भी उसको नाम दिया।
ये पश्चिमी आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र से केरल तक के पश्चिमी तटीय मैदान को शामिल किया गया, जहाँ 250 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा और लेटराइट प्रकार की मिट्टियाँ मिलती है। यहाँ चावल मुख्य फसल है, यद्यपि नारियल और बागानी फसलें जैसे रबड़, कहवा, गर्म मसाले, काजू आदि भी खेती की जाती रही है। पांचवा मुख्य प्रदेश था दक्षिणी मोटे अनाज यानी मध्य वर्षा के क्षेत्र में मोटे अनाज की कृषि का प्रदेश। इसमें दक्षिणी उत्तर प्रदेश, दक्षिण पश्चिमी मध्य प्रदेश, दक्षिणी गुजरात, पूर्वी महाराष्ट्र यानी विदर्भ, पश्चिमी आंध्र प्रदेश, पूर्वी कर्नाटक और पश्चिमी तमिलनाडु को शामिल किया गया। यहाँ वर्षा का औसत 50 से 100 सेंटीमीटर ही है और मिट्टी का स्वरूप आंशिक रूप से रेगुर प्रकार का है और आंशिक रूप से लेटराइट प्रकार का है, यानी कि काले बेसाल्ट लावे से जो बने वो रेगुर मिट्टी है और आंशिक रूप से लेटराइट, दोनों का मिश्रण है। यहाँ ज्वार, बाजरा यानी मोटे अनाज हो गए, मूंगफली, कपास, अरंडी मुख्य फसलें, जबकि भेड़ पालन भी किया जाता है। ये रंधावा के अनुसार कृषि के भारत के मुख्य कृषि प्रदेश पश्चिमी हिमालय, पूर्वी हिमालय, फिर उत्तरी शुष्क गेहूं उत्पादन प्रदेश, पूर्वी आर्द्र चावल उत्पादन प्रदेश, दक्षिणी मोटे अनाज उत्पादन प्रदेश और पश्चिमी जिसे मालाबार तटीय आर्द्र प्रदेश कहा गया, ये इन प्रदेशों में बांटा उसने। अगला है पी सेनगुप्ता और रशियन भूगोलवेत्ता गैलिना सदास्युक का 1968 का वर्गीकरण। इस वर्गीकरण में 4 मुख्य कृषि प्रदेशों को जलवायु के आधार पर बांटा गया। जलवायु के आधार पर मुख्य प्रदेश बांटे गए और मध्यम स्तर के प्रदेश 11 बांटे गए स्थलाकृति के आधार पर, स्थलाकृतिक स्वरूप के आधार पर, और 60 सूक्ष्म स्तरीय प्रदेशों में बांटा गया क्रॉप कॉम्बिनेशन या फसल संयोजन के आधार पर। ये आधार याद रखना, ध्यान रखना जरूरी। तो पहला था हिमालय कृषि पेटी मुख्य प्रदेशों में। इस पेटी के अंतर्गत हिमालय के जम्मू कश्मीर, हिमाचल, उत्तराखंड, बंगाल का दार्जिलिंग जिला, सिक्किम, अरुणाचल और असम हिमालय शामिल किए गए, जहाँ 125 से 250 सेंटीमीटर बारिश होती है, लेकिन पूर्व से पश्चिम की ओर घटती है। इसके 2 मध्यम स्तरीय प्रदेश विभाजित किए गए, पूर्वी हिमालय और पश्चिमी हिमालय। पूर्वी भाग में चावल और पश्चिम में गेहूँ, आलू वगैरह उगाया जाता है। फिर शुष्क कृषि प्रदेश दूसरा मुख्य प्रदेश था। इस पेटी के अंतर्गत उत्तर पश्चिमी भारत, जिसमें राजस्थान, गुजरात, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, दक्षिण पश्चिमी पंजाब, हरियाणा और सह्याद्री पर्वत यानी कि पश्चिमी घाट के जो वृष्टि छाया प्रदेश हैं उनको शामिल किया गया, जहाँ बारिश अपेक्षाकृत कम यानी 75 सेंटीमीटर के करीब होती है। पंजाब हरियाणा के कुछ हिस्सों को छोड़कर इस क्षेत्र में सिंचाई का अभाव रहा है। मोटे अनाज यानी मिलेट्स, चना, तिलहन, कपास, मूंगफली मुख्य फसलें हैं। इसके 2 मध्यम स्तरीय प्रदेश हैं, शुष्क उत्तरी पश्चिमी मैदान और शुष्क प्रायद्वीपीय पठार, जबकि 11 सूक्ष्म स्तरीय प्रदेश बांटे गए। तीसरा प्रदेश था उप आर्द्र पेटी, जिसमें आर्द्रता तो है थोड़ी सी कम है, लेकिन शुष्क प्रदेश भी नहीं है। यह पेटी उत्तरी और ऊपरी और मध्यवर्ती गंगा के मैदान, बुंदेलखंड से तमिलनाडु के पठार तक फैली एक संकरी मध्यवर्ती पेटी और पूर्वी तटीय मैदान पर पाई जाती है, जहाँ वर्षा 75 से 100 सेंटीमीटर है। कृषि की सघनता सिंचित क्षेत्रों में अधिक पाई जाएगी। मुख्य फसलों में गेहूँ, गन्ना, चावल, चना, मक्का, मोटे अनाज, कपास, मूंगफली, तिलहन, तंबाकू आदि हैं।
4 मध्यम स्तरीय प्रदेश और 24 सूक्ष्म प्रदेशों में बांटा गया। मध्यम स्तरीय प्रदेशों में थे ऊपरी गंगा मैदान, मध्यवर्ती गंगा मैदान, उप आर्द्र प्रायद्वीपीय पठार जिसमें बुंदेलखंड, मालवा के पठार, तेलंगाना, तमिलनाडु पठार को शामिल किया गया, और उप आर्द्र तटीय मैदान जिसमें आंध्र, तमिलनाडु या गुजरात के तट लिए गए। चौथी पेटी थी आर्द्र पेटी, जहाँ ज़्यादा वर्षा होती है। इसके अंतर्गत प्रायद्वीपीय पठार का उत्तर पूर्वी हिस्सा, पश्चिमी बंगाल, दक्षिणी बिहार जिसे झारखंड आजकल जानते हैं, मेघालय, पूर्वोत्तर राज्य आते हैं जहाँ 100 से 200 सेंटीमीटर वर्षा है। निचले गंगा मैदान और डेल्टाई क्षेत्र में चावल, जूट की मुख्य फसलें होती हैं। पर्वतवतीय भागों में चाय उगाई जाती है। प्रायद्वीपीय प्रदेश में मोटे अनाज और गेहूँ उगाई जाती है, जबकि गर्म मसाले, चाय, रबड़, नारियल पश्चिमी तट पर उगाए जाते हैं। इस प्रदेश को 4 मध्यम स्तरीय और 27 सूक्ष्म प्रदेशों में बांटा गया। मध्यम स्तरीय प्रदेशों में पूर्वी मैदान, प्रायद्वीपीय पठार, पूर्वी पहाड़ी और पठारी प्रदेश और पश्चिमी तटीय मैदान को शामिल किया गया। ये भारत के कृषि प्रदेश हैं जो सेनगुप्ता, पी सेनगुप्ता भारतीय विद्वान थे, और गैलिना सदास्युक ये एक रशियन विद्वान थी। इनके आधार पर इन प्रदेशों का विभाजन, भारत का कृषि प्रदेशों के अनुसार विभाजन किया गया। तो इसमें जो A1 लिखा हुआ है ये पश्चिमी हिमालय प्रदेश है। मध्यम स्तर का जो प्रदेश है, हिमालय प्रदेश को पश्चिमी हिमालय और पूर्वी हिमालय 2 मध्यम स्तरीय प्रदेशों में बांटा गया। शुष्क प्रदेश को शुष्क उत्तर पश्चिमी मैदान, ये सारा शुष्क उत्तर पश्चिमी मैदान हो गया। और शुष्क प्रायद्वीपीय पठार, ये जो बी जहाँ बी लिखा है B2, ये सारा प्रदेश शुष्क प्रायद्वीपीय पठार इसमें आ गया। फिर तीसरा जो उप आर्द्र पेटी थी उसके 4 मध्यम स्तरीय प्रदेश किए गए। पहला था C1, जिसमें C1 दिख रहा है, ये इसको ऊपरी गंगा का मैदान कहा जा सकता है। C2 मध्यवर्ती गंगा का मैदान। C3 सब ह्यूमिड उप आर्द्र प्रायद्वीपीय पठार, ये हो गया मध्यवर्ती पठार उप आर्द्र, तीसरा उप प्रदेश। और चौथा मध्यम स्तरीय प्रदेश था उप आर्द्र तटीय मैदान, C4 जिस पे लिखा है, ये उप आर्द्र तटीय मैदान, ये सारा इसमें ये C3 में शामिल है। C3 प्रायद्वीपीय पठार का ये सारा, ये यहाँ से लेकर पूरा C3 2 हिस्सों में। फिर आर्द्र पेटी में पूर्वी मैदान यानी D1, ये पूर्वी मैदान है D1, असम में है, बंगाल में है। D2 प्रायद्वीपीय पठार, ये D2 प्रायद्वीपीय पठार जिसमें झारखंड, छत्तीसगढ़ है ना, पूर्वी महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश के पूर्वी हिस्से आदि हैं। फिर तीसरा है पूर्वी पहाड़ी तथा पठारी प्रदेश यानी कि D3, इसमें मेघालय का पठार और त्रिपुरा, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम आदि पूर्वोत्तर राज्य आ गए। और चौथा मध्यम स्तरीय प्रदेश था पश्चिमी तट यानी D4, ये पश्चिमी तट। तो इन प्रदेशों में पी सेनगुप्ता और गैलिना सदास्युक ने विभाजन किया। अगला जो वर्णन है वो
भारत के कृषि जलवायु प्रदेशों का है, जो सर्वप्रथम 1989 में योजना आयोग ने बांटे। भारत को विभिन्न कृषि जलवायु प्रदेशों में बांटा। इसका आधार मध्यम तथा सूक्ष्म स्तरों पर प्रादेशिक जलवायु की विशेषताएं थी, इनको आधार बनाया गया। इन प्रदेशों की मदद से उपयुक्त फसल उपयोग विकसित करने में मदद मिलती है, ऐसा उद्देश्य लेके इसमें चला गया था, तथा ऐसे कृषि अभ्यास को बढ़ावा देना संभव होता है जिससे अनुकूलतम उत्पादन प्राप्त किया जा सके। कृषि जलवायु प्रादेशिकरण के 4 उद्देश्य आयोग ने निम्न प्रकार गिनाए थे। विभिन्न कटिबंधों की संभावनाओं का ध्यानपूर्वक विश्लेषण करते हुए राष्ट्रीय स्तर पर मुख्य उत्पादों की मांग व आपूर्ति के बीच मोटे तौर पर संतुलन स्थापित करना। किन क्षेत्रों में किस चीज़ की उत्पादन होगी, किन क्षेत्रों में इनकी कमी रहेगी, तो उनको आपस में जोड़ना, संतुलन स्थापित करना। दूसरा, उत्पादकों की शुद्ध आय को अधिकतम स्तर तक पहुंचाना, ज़्यादा उत्पादकता को बढ़ाकर उनकी आय में वृद्धि। तीसरा, खासकर भूमिहीन श्रमिकों के लिए अतिरिक्त रोजगार उत्पन्न करना। कृषि उत्पादकता बढ़ेगी तो रोजगार भी बढ़ेगा। फिर चौथा था, दीर्घावधि में प्राकृतिक संसाधनों विशेषकर भूमि, जल व वन के वैज्ञानिक और टिकाऊ उपयोग हेतु एक रूपरेखा उपलब्ध कराना। तो ये 4 उद्देश्य लेकर चला योजना आयोग, और उसने कृषि जलवायु प्रदेश भारत के बनाए। भारत को 15 मुख्य कृषि जलवायु प्रदेशों में बांटा गया। इस वर्गीकरण में मृदा के प्रकार, वर्षा, तापमान और जल संसाधन आदि को ध्यान में रखा गया। ये सब उसके विभाजन के आधार थे। प्रत्येक प्रदेश का सीमांकन भूमि प्रबंधन, कृषि फसल उत्पादन, पशुपालन, जल कृषि, हॉर्टिकल्चर आदि के अनुकूलतम मिश्रण पर आधारित किया गया कि फसल कृषि के साथ साथ और किस प्रकार का पशुपालन या कृषि का स्वरूप वहाँ और कृषि उत्पादों का प्रसंस्करण किया जा सकता, सभी को एक साथ मिलाकर देखा गया। तो ऐसे 15 मुख्य कृषि जलवायु प्रदेशों में हिमालय, इसको हम आगे मानचित्र में देख लेते हैं। तो नंबर 1 था पश्चिमी हिमालय। भारत के कृषि जलवायु प्रदेश में नंबर 1 ये लिखा है, जो ये पश्चिमी हिमालय। नंबर 2 पूर्वी हिमालय, ये यहाँ पर पूर्वी हिमालय का प्रदेश हो गया। नंबर 3 लिया गया, जहाँ ये 3 लिखा है, निचला गंगा मैदान। नंबर 4 मध्यवर्ती गंगा का मैदान। नंबर 5 ऊपरी गंगा का मैदान। नंबर 6, यहाँ 6 होना चाहिए था, ये इधर दिखा है। नंबर 6 ट्रांस गंगा मैदान, यानी कि गंगा पार का मैदान। 7वां है पूर्वी पठार, पूर्वी पठारी प्रदेश। 8वां मध्यवर्ती पठार, ये मध्यवर्ती पठार 8वां। 9वां पश्चिमी पठार, ये पश्चिमी पठारी प्रदेश महाराष्ट्र आदि पर फैला हुआ। और 10वां दक्षिणी पठार, ये 10वां हो गया, 10 लिखा है। 11वां पूर्वी तट, पूर्वी तटीय प्रदेश। 12वां ये हो गया, 12वां ये पश्चिमी तट। 13 नंबर हो गया गुजरात, गुजरात का क्षेत्र। 14 नंबर पश्चिमी शुष्क प्रदेश। और 15 नंबर हो गया लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार द्वीप समूह इत्यादि। इसके बाद हम एक और वर्गीकरण जो बाद में किया गया, मृदा एवं भू उपयोग सर्वेक्षण संगठन है नागपुर, उसने किया। मध्यम स्तरीय
स्थलाकृतिक स्वरूप, मिट्टियाँ, जैव जलवायु एवं वर्धन काल की पौधों के लिए साल में ग्रोइंग पीरियड यानी सूर्य की उपलब्धता जो है उससे जुड़ा है, ग्रोइंग पीरियड कितना मिलता है। इन 5 चीज़ों को आधार बनाकर भारत को कृषि पारिस्थितिकीय प्रदेशों में बांटा। 6 वृहत, जिसको उसने मैक्रो, संगठन ने मैक्रो नाम दिया। 21 मेजर, जिनको उन्होंने मेजर यानी कि मुख्य कह लो, प्रदेशों में बांटा, और 60 उप कृषि पारिस्थितिकीय प्रदेशों में। तो वो प्रथम स्तर के प्रदेशों को तो मैक्रो बोलता है, द्वितीय स्तर वालों को प्रमुख बोलता है, तो और तृतीय सूक्ष्म स्तर वालों को उप प्रदेश बोलता है। चलो, कृषि संभावनाओं की दृष्टि से ये संभावनाओं को दर्शाने वाला ये वर्गीकरण है, इसलिए महत्वपूर्ण है। तो इसमें जो प्रथम है वो है शुष्क पारिस्थितिकीय प्रदेश। इसमें जो आगे अलग अलग वर्गीकरण दिखाए हैं, ये मध्यम कह लो या इन वर्गीकरण के हिसाब से मुख्य या मेजर वर्गीकरण है, जिसमें पश्चिमी हिमालय, जहाँ फल इत्यादि की खेती हो सकती है। फिर उत्तर पश्चिमी शुष्क प्रदेश, ये सब शुष्क पारिस्थितिकीय प्रदेश में रखे गए, इसका पहला हिस्सा था ये। दूसरा है उत्तर पश्चिमी शुष्क प्रदेश, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा के कुछ भाग, उत्तरी काठियावाड़, कच्छ में, जहाँ सूखा, रेतीली और क्षारीय मिट्टियाँ मिलती हैं, शुष्क कृषि की जाती है। और तीसरा प्रदेश है कर्नाटक, आंध्र सीमा पर, यह भी अपेक्षाकृत सूखा क्षेत्र है, कम बारिश होती है। फिर दूसरा मुख्य प्रदेश था अर्ध शुष्क पारिस्थितिकीय प्रदेश। अर्ध शुष्क पारिस्थितिकीय प्रदेश में पहला जो मेजर या मुख्य जो उप प्रदेश कहता है, जिसको मेजर ही बोलता है, मुख्य प्रदेश, उसे उत्तर प्रदेश के पश्चिमी भाग से लेकर पूर्वी राजस्थान और गुजरात तक फैली एक पेटी को लिया गया, जहाँ मिश्रित मिट्टियाँ मिलती हैं और नलकूप के क्षेत्रों में सघन कृषि होती है। लवणीय मृदाएं, गिरता भूजल स्तर मुख्य समस्याएं हैं यहाँ की। दूसरा जो मेजर था इसका मुख्य वर्गीकरण, उत्तर पश्चिमी मध्य प्रदेश में मालवा और गुजरात का काठियावाड़ प्रदेश, जो सूखे और लवणीयता की समस्याओं से ग्रस्त है। तीसरा लिया महाराष्ट्र, उत्तर पश्चिमी आंध्र प्रदेश और कर्नाटक में उष्ण तथा अर्ध शुष्क जलवायु का एरिया, जहाँ 60 से 100 सेंटीमीटर वर्षा होती है। यहाँ भी सूखा एक समस्या है, सिंचाई की अपेक्षाकृत कमी रहती है। फिर आंध्र प्रदेश के पूर्वी घाट और पूर्वी दक्कन प्रदेश, जहाँ कपास की खेती लाल काली मिट्टियों के क्षेत्र में होती है, सिंचाई होने पर चावल भी हो जाता है। यहाँ भी लवणता और मृदा अपरदन की समस्याएं हैं। तमिलनाडु के पठार और दक्षिणी कर्नाटक के पठार में लाल दोमट मिट्टी मिलती है, यहाँ कपास की खेती और सिंचाई होने पर चावल उगाया जाता है। तीसरा जो मुख्य प्रदेश है उपार्द्र पारिस्थितिकीय प्रदेश, चावल तथा गेहूं की कृषि और वाटर लॉगिंग या जलाक्रांता और लवणीयता से प्रभावित एक संकरी पेटी गंगा के साथ साथ पाई जाती है उत्तर प्रदेश में। इसका दूसरा मेजर प्रदेश है मालवा तथा बुंदेलखंड के काली मिट्टी के क्षेत्र, जहाँ सिंचित या बागानी खेती होती है। नदी तटों पर बाढ़ और कभी कभार आने वाला सूखा, दूर के क्षेत्रों में सूखा मुख्य समस्याएं हैं। इसका तीसरा मेजर प्रदेश बताया गया, कुछ हिस्सा मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड का, कुछ महाराष्ट्र के पूर्वी भाग में विदर्भ क्षेत्र, इन क्षेत्रों में लाल काली मिट्टियाँ मिलती हैं। चिकनी मिट्टी होने से इनमें दरारें सूखने पर पड़ जाती हैं और अपरदन, ये मुख्य समस्याएं हैं। फिर छत्तीसगढ़ और पश्चिमी झारखंड में चावल और गेहूं मुख्य फसलें हैं। यहाँ अवनालिका, अपरदन और वाटर लॉगिंग और सूखा मुख्य समस्याएं हैं। फिर ओडिशा, पूर्वी झारखंड और दक्षिणी छत्तीसगढ़ में
लाल दोमट मिट्टी मिलती है, लेकिन उसमें चूने की कमी है। यहाँ मिट्टी का कटाव और सूखा जो कभी कभार पड़ता है, ये समस्याएं पाई गई। पूर्वी उत्तर प्रदेश और उत्तरी बिहार के तराई में जलोढ़ मिट्टियाँ हैं, सिंचाई भी है, लेकिन बारानी खेती भी मिल जाएगी। अपवाह तंत्र त्रुटिपूर्ण होने से बाढ़ और लवणता यहाँ की समस्या है। पश्चिमी हिमालय में भौगोलिक टाइप की मिट्टियाँ मिलती हैं, अत्यधिक ठंड है, लैंडस्लाइड और वनों का कटाव मुख्य समस्याएं हैं। आर्द्र और अति आर्द्र पारिस्थितिकीय प्रदेश के अंतर्गत देश के उत्तर पूर्वी भाग शामिल किए गए, जिसमें 160 से 200 सेंटीमीटर बारिश, लंबा वर्धन काल, लाल दोमट लेटराइट मिट्टियाँ मिलती हैं। झूम कृषि यानी स्थानांतरित कृषि, वनों का कटाव, मृदा अपरदन मुख्य समस्याएं हैं। पांचवा जो मुख्य प्रदेश है, मेजर तटवर्ती पारिस्थितिकीय प्रदेश, इसको पूर्वी तटीय मैदान जहाँ डेल्टाई चिकनी मिट्टी मिलती है, अम्लीय प्रकार की, त्रुटिपूर्ण अपवाह तंत्र और लवणता मुख्य समस्याएं हैं। और दूसरा पश्चिमी तटीय मैदान जहाँ बारिश ज़्यादा होती है और बागानी कृषि मिलती है। और अंत में छठा मुख्य प्रदेश था द्वीपीय प्रदेश, प्राथमिक स्तर का प्रदेश, जिसमें अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप को शामिल किया गया। इस कृषि पारिस्थितिकीय प्रदेशों के वर्गीकरण को हम मानचित्र पे भी देख सकते हैं। तो जो शुष्क पारिस्थितिकीय प्रदेश है, उसमें एक नंबर लद्दाख वगैरह का क्षेत्र, पश्चिमी हिमालय कह लो, लद्दाख क्षेत्र। 2 नंबर गुजरात और राजस्थान का क्षेत्र, और तीसरा कर्नाटक और आंध्र प्रदेश की सीमावर्ती क्षेत्र। दूसरा मुख्य प्रदेश है अर्ध शुष्क पारिस्थितिकीय प्रदेश, जिसमें 4 नंबर आपका उत्तर प्रदेश से लेकर गुजरात तक फैला हुआ, ये पहला इसका मेजर प्रदेश है। दूसरा 5 नंबर, जिसमें मालवा, मध्य प्रदेश में मालवा मतलब दक्षिणी पूर्वी राजस्थान और मध्य प्रदेश में मालवा का पठार और काठियावाड़ गुजरात का एरिया शामिल है। फिर तीसरा इसका मेजर प्रदेश है अर्धशुष्क प्रदेश में 6 नंबर, जो कि महाराष्ट्र वगैरह और आसपास के राज्यों में स्थित दक्कन का पठार का क्षेत्र है। फिर 7वां इसी का उपप्रदेश है उष्ण अर्धशुष्क, जो 7 नंबर प्रदेश आपका आंध्र प्रदेश के लगभग तट के आसपास के और दक्कन पठार के जो पूर्वी हिस्से हैं उनको शामिल करता है। 8वां तमिलनाडु और दक्षिणी कर्नाटक पठार को शामिल करता है। तीसरा जो बृहत या मैक्रो प्रदेश है, उसको उपार्द्र पारिस्थितिकीय प्रदेश कहा। इसके मेजर उप प्रदेशों में 9 नंबर, यानी कि एक पतली पेटी गंगा के सहारे जो पाई जाती है, गंगा नदी के। फिर 10 नंबर जो मालवा के पठार और पूर्वी मालवा के पठार और बुंदेलखंड क्षेत्र में देखी जाती ये प्रदेश। फिर 11 नंबर जो पूर्वी महाराष्ट्र और बुंदेलखंड के कुछ हिस्से पर फैला है। फिर 12 नंबर छत्तीसगढ़ और पश्चिमी झारखंड पे स्थित क्षेत्र, ये सब उपार्द्र और पारिस्थितिकीय प्रदेशों के हिस्से हैं। फिर 13 नंबर उड़ीसा और पूर्वी झारखंड क्षेत्र पर स्थित है। 14 नंबर पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार, उत्तरी बिहार की तराई प्रदेश को शामिल करता है। और 15 नंबर पश्चिमी हिमालय पर व्याप्त है, पश्चिमी हिमालय का ये हिस्सा। चौथा मैक्रो या बृहत प्रदेश है जो पूर्वोत्तर भारत पर स्थित है। इसको आर्द्र
तथा अति आर्द्र पारिस्थितिकीय प्रदेश, जिसमें ये 16 नंबर, 17 नंबर और 18 नंबर पूर्वोत्तर भारत को शामिल करता है। पांचवा वृहत प्रदेश है तटीय पारिस्थितिकीय प्रदेश। इसको पूर्वी मैदान यानी कि 19 नंबर पूर्वी तटीय मैदान और 20 नंबर पश्चिमी तटीय मैदानों में बांटा गया है। और 21 नंबर जो मेजर प्रदेश है और जिसका मैक्रो या वृहत प्रदेश का नाम द्वीपीय प्रदेश है, वो 21 नंबर अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप समूह इन द्वीपों को शामिल करता है।